नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का 9 बजे की खबरों में। दिन की सभी बड़ी खबरें अगले आधे घंटे में। और शुरुआत कैसे मुंबई हुआ आज योगी योगी। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर कैसे सियासत हो रही है यह भी आपको दिखाएंगे। एक तरफ योगी यूपी में फिल्म सिटी की बात कर रहे थे मुंबई में जाकर, और वहीं पर मुंबई में बैठे उद्धव ठाकरे को मिर्ची लग रही थी। वो क्या क्या बोल रहे थे यह भी आपको हम बताएंगे। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी खबर भी होगी। महोबा में बोरवेल में गिरे मासूम का अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जो आज शुरुआत हुई एक नई यूपी की इतिहास में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एलएमसी के बॉन्ड की लिस्टिंग हो गई। बीएससी ऑफिस में सीएम योगी ने बॉन्ड को लॉन्च किया। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड 200 करोड़ का है, जिसका 225% अधिक सब्सक्रिप्शन हुआ है। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड की लिस्टिंग के दौरान बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में योगी योगी की गूंज सुनाई दी। यूपी में विकास के सपने को बीएसई में रफ्तार देने के मकसद से मुख्यमंत्री बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे, जहां शंखों की ध्वनि के साथ योगी का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने बीएसई दफ्तर का निरीक्षण किया और शेयर मार्केट के काम को समझा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम के बॉन्ड को घंटा बजाकर लॉन्च किया। घंटा बजने के साथ ही एलएमसी के बॉन्ड की बीएसई में लिस्टिंग हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया। 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड क्या जहां पर लिस्टिंग हो रही है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने बीएसई को देश की आर्थिक विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने लखनऊ के बाद गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी के बॉन्ड की जल्द लिस्टिंग का भी ऐलान किया। देश के टॉप 10 नगर निगमों में प्रदेश के 7 नगर निकाय वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा आज मुंबई में निवेशकों के साथ बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बनाएंगे। आज यूपी में आप आइए और निवेश कीजिए, ये भी बातचीत के दौरान सभी फिल्म के दिग्गजों से योगी ने अपील की। क्योंकि इस फील्ड में न मैंने काम किया है न मेरी टीम ने काम किया है। हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का अनुभव बता सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कार्य आप लोगों ने किया है और हर एक के पास अपने अनुभव है, लंबा अनुभव है। क्या कुछ इसमें किया जाना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत अच्छी, एक केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। सीएम योगी यूपी में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं, मगर शिवसेना और महाराष्ट्र के दूसरे नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। अभी से ही जुबानी जंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से मिल रहे हैं। उधर यूपी में फिल्म सिटी बनने की खबर से शिवसेना परेशान हो गई है। संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि कोई मुंबई से फिल्म सिटी को लेकर नहीं जा सकता, और संजय राउत का समर्थन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और एनसीपी नेता नवाब मलिक भी कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे। अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ,
लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। उधर शिवसेना और महाराष्ट्र के दूसरे नेताओं पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि फिल्म सिटी के लोग खुद बाहर जाना चाहते हैं और रवि किशन ने भी कहा कि मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने भी शिवसेना पर निशाना साधा है। वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर। फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में और 1000 एकड़ में एक ऐतिहासिक, जहां पे आपको भी गर्व होगा, आपका भी स्वागत है। हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहां पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब। फिल्म सिटी को लेकर मुंबई में मुख्यमंत्री योगी उद्योग से जुड़े लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाएंगे। बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो साफ है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर सियासत और देखने को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मुंबई दौरे के बाद लखनऊ पहुंचे। यहां सीएम ने मेदांता पहुंचकर महंत नृत्य गोपाल दास का हाल जाना। महंत नृत्य गोपाल दास को 9 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ के बाद मेदांता अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी पुलिस स्टेशन में एंट्री पॉइंट, लॉकअप कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरों में, थाने के गेट पर और वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कैमरे ऐसे होने चाहिए जो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकें। सीसीटीवी कैमरों से की गई रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाए। यानी सभी थानों के भीतर क्या चल रहा है इसका पूरा हिसाब किताब रखेंगे ये कैमरे। ऋषभ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। ऋषभ, तो अब पुलिस वालों का पूरा खाता बही हमेशा मौजूद रहेगा 1.5 साल तक। जी अजय, बिल्कुल। देखिए, एक स्वागत योग्य आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और आम आदमी जो हैं, पीड़ित हैं, आम नागरिक हैं, उनके हितों की रक्षा होगी कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि जब भी कोई पीड़ित थाने पर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको थाने से भगा दिया जाता है। हालांकि CCTNS जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, उसके तहत देश के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं। उसके लिए बजट भी आता है और ऐसा दिखावा ज़रूर किया जाता है कि हम थानों में CCTV कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन खुद पुलिसकर्मी कई थानों में ऐसा करते हैं कि कभी कैमरे की दिशा बदल देते हैं, कभी DVR खराब कर देते हैं और कई बार जो एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रिन्यू नहीं किया जाता है, तो लिहाजा वो CCTV कैमरे सिर्फ एक शो पीस की तरह रह जाते हैं। अगर अभी हाथरस कांड की आप बात करें, वहाँ भी पीड़िता अपनी माँ के साथ थाने पहुंची थी। अगर वहाँ पे CCTV लगा होता तो वो रिकॉर्ड हो सकता था। बिकरू कांड को लेकर अभी SIT ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई सिफारिशें की हैं, जिसमें एक अहम सिफारिश यही है कि सभी थानों में CCTV कैमरे लगे होने चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे बिल्कुल थाने में कब कौन आ रहा है। और खुद पुलिस, तो यानी कि अब पुलिस वाले अपनी मनमर्जी कहानी नहीं बना पाएंगे। जो सच्चाई होगी, जो लोग शिकायत लेकर जाएंगे, जो लोग कहेंगे, वो सब रिकॉर्ड होगा।
और यूपी के 3 जिलों से आज हादसे की खबर आई। हादसों की 3 तस्वीरें आपके सामने। बदायूं, मिर्जापुर, महोबा, 3 जिलों में बड़े हादसे हुए। बदायूं में कुएं की मिट्टी निकालने गए एक ही परिवार के 3 लोगों के ऊपर मिट्टी की ढांग गिर गई। इन्हें बचाने के लिए एक मजदूर गया जिसकी मौत हो गई। 2 लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है। दूसरी तस्वीर मिर्जापुर की है, जहां तालाब में 3 युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों ही एक ही परिवार के थे। कल से तीनों लापता थे। आशंका है कि डूबने से इनकी मौत हुई है। तीसरी महोबा की तस्वीर है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। 4 साल का घनेंद्र बोरवेल में फंसा हुआ है। 6 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चा खेत में खेल रहा था, उसी दौरान लकड़ी से ढके हुए बोरवेल में जा गिरा। महोबा में करीब 6 घंटे से 4 साल के मासूम घनेंद्र का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डीएम पूरी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद जुटे हुए हैं। रात के अंधेरे में लाइट की रोशनी में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 27 फीट से ज्यादा खुदाई हो चुकी है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र बुधौरा गांव में यह हादसा हुआ है। ग्रामीण डीएम पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। बच्चा खेलते हुए एक बोरवेल में जा गिरा था और इसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देरी हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। पूरा सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। डीएम खुद मौजूद और डीएम की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। छोटा सा मासूम खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा है। अब तक 27 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है। बच्चे तक पहुँचने की जीतोड़ कोशिश हो रही है, मगर अभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ये बच्चा बोरवेल के भीतर फंसा हुआ है। 6 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या स्थिति है इस बात का जानकारी हम डीएम महोदय से करना चाहेंगे। सर, क्या स्थिति है अब तक बच्चे की? और देखिए, लगातार जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो खुदाई का काम कर रही है और बच्चा करीब 25 फीट पे था और 30 फीट तक एनडीआरएफ की टीम के अनुसार जो है हमें खुदाई नीचे तक करनी है। अभी करीब 26-27 फीट की खुदाई हुई है और पानी आ गया है अभी। तो धीरे धीरे अब हम लोग को खुदाई में स्लो होना होगा और धीरे धीरे पानी हटाते हुए ग्रेजुअल स्लो बना के आगे की खुदाई बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अब लास्ट लेग में हम लोग पहुंच गए हैं। हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी करीब करीब बॉर्डर पे हमारे आ गई है, तो उनको भी कुछ समय लगेगा अभी पहुंचने में। और आखिरी लेग में हमें धीरे धीरे अपना पानी हटाते हुए केयरफुली आगे की खुदाई का काम करना है। वही हमारी टीम को भी समझाया जा रहा है कि किस तरीके से काम करना है आगे, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा सही सलामत जो हमारा यहाँ रेस्क्यू हो जाए। सर, जो एक्सपर्ट हैं उनसे कुछ बात आपकी हो पाई है, किस तरह से हम बच्चे को निकाल सकते, चूँकि मिट्टी काफ़ी गीली है और नमी भी है। महोबा में घनेंद्र को बोरवेल के गड्ढे से निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ लापरवाही हो रही है, क्यों देरी हो रही है और आप लोगों को क्या लगता है। क्या लगता है अब जिस तरह से प्रशासनिक टीम लगी हुई है यहाँ पर, और उनका क्या स्थिति है? सभी प्रशासन की पूरी देरी हो रही है। अगर डीएम साहब चाहते तो LNT वगैरह सब मंगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मंगाया। सिर्फ वहाँ सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। इसलिए बच्चे की आज बहुत बुरी हालत है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या कहाँ कमी हो गई प्रशासन की? कलेक्टर साहब की पूरी कमी है इसमें। एक तो कलेक्टर साहब को 2 बजे जानकारी हुई, 4-4:30 बजे उपस्थित हुए, और मशीन ट्राला की बहाना बना रहे हैं कि ट्राला नहीं मिला, इसलिए LNT नहीं आ पाई। तो पूरी कमी कलेक्टर साहब की है इसमें। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की और सबसे बड़ी कमी जिला कलेक्ट्रेट की मान रहे हैं ग्रामीण। उनका ये साफ तौर पर कहना है, अगर प्रशासन मुस्तैद हो जाए, सही समय पे आता, तो निश्चित तौर पर इस ऑपरेशन को अभी तक पूर्ण किया जा सकता था। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा। तो ये कोहराम परिवार में मासूम बोरवेल में रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन अब तक सबको इंतजार कि सुरक्षित घनेंद्र बाहर निकल पाए। सभी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मासूम किस हाल में है, वो सकुशल बाहर गड्ढे से निकाला जा सके, बोरवेल से निकाला जा सके, और इसी इंतजार में सभी लगे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि देरी हो रही है, जाहिर है बेचैनी है सब में कि बच्चा जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाए। बांदा और पीलीभीत में कैसे एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और किस तरीके से खनन किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
बरेली में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी उवैस को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया थाना पुलिस ने उवैस को गिरफ्तार किया है। उवैस पर लगातार युवती पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप है, जिसके चलते परिजनों ने युवती की शादी चुपचाप दूसरी जगह कर दी थी। लेकिन शादी हो जाने के बावजूद आरोपी युवती पर दबाव बनाता रहा और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसके बाद युवती के पिता ने 28 नवंबर को देवरिया थाने में उवैस के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की धारा 3/5 और आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से पुलिस की टीमें लगातार आरोपी को ढूंढ रही थी। बुधवार को देवरिया रेलवे फाटक के पास से आरोपी उवैस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उवैस जिले से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही धरा गया। ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आप जो रिपोर्ट देख रहे थे, लव जिहाद का आरोपी किस तरह से पकड़ा गया है, और अब वो देखिए कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन कर खनन किया जा रहा है पीलीभीत में। बांदा में एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर नदियों का सीना चीरा जा रहा है। पोकलिन मशीनों के जरिए नदी की बीच धारा से अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खनिज अधिकारियों की मिलीभगत से बदौसा के महूटा और बरकतपुर में मोरम का अवैध खनन चल रहा है। ये बदौसा थाना क्षेत्र की बरकतपुर मोरम खदान है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नदियों का दोहन किया जा रहा है। नदी में कई मशीनें एक साथ लगाकर नदी की बीच जलधारा से मोरम खोदी जा रही है। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी जिला प्रशासन पूर्ण रूप से लापरवाह बना है और कहीं किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने से बार बार बचता है। उधर पीलीभीत में अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। माधो टांडा में हरदोई ब्रांच नहर पर रेत से भरा एक ट्रक फंस गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खनन माफिया रेत अवैध खनन कर ले जा रहे थे, लेकिन नहर की कच्ची पटरी पर ट्रक फंस गया, जिससे अवैध खनन के खेल का खुलासा हुआ। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरें। वेलकम बैक। पंजाब और हरियाणा के किसान ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया तो सियासी दलों की भी हलचलें बढ़ गई। किसान आंदोलन की ताकत को पहचान कर कई सियासी दलों के नेता अपना समर्थन लेकर या तो किसानों के बीच पहुंचने लगे या फिर बयानबाजी शुरू कर दी। किसानों के समर्थन में आगे आने वाले कई तो ऐसे संगठन और लोग हैं जो सरकार विरोधी हर प्रदर्शन और आंदोलन में नजर आते हैं। ऐसे में लोगों के मन में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसान आंदोलन अब राजनीतिकरण का शिकार हो रहा है। दिल्ली के दरवाजों पर खड़े पंजाब और हरियाणा के किसानों के गैर राजनीतिक आंदोलन की ताकत के सामने जब सत्ता का बातचीत के लिए नरम रुख दिखा तो राजनीतिक दलों के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। कई दलों के नेता बीते कुछ दिनों में किसानों के बीच पहुंचते या फिर उनके समर्थन में बयानबाजी करते दिखने लगे। ये सिलसिला थमा नहीं है। आज सुबह किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी नेता जयंत चौधरी दिग्गू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंच गए। वहां पहुंचकर जयंत चौधरी किसानों के बीच खाने पीने की चीज बांटते नजर आए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी पहले ही भाषण दे चुके हैं, कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून किसान के लिए अच्छे हैं और किसान समझ नहीं पा रहे। फिर एक पूरा प्रचार तंत्र जो ये कह रहा है तो किसान ही नहीं है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्वतः आंदोलन है, लोग अपने आप आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने में नाकाम विपक्ष को किसान आंदोलन ने मौका दे दिया है। हालांकि इससे पहले किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़कों पर उतर चुके हैं और ट्रैक्टर पर उनकी तस्वीरें देश देख चुका है। लेकिन इस बार भले ही वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके कुछ ही पलों में जारी है यह खबरों का सिलसिला।